हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है लॉस ऑफ मोशन। हमने प्रीवियस क्लास में भी लॉस ऑफ मोशन को देखा था और डिफाइन किया था। इस क्लास में हम लॉस ऑफ मोशन के सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन किस फंडामेंटल रूल को डील करता है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, लॉस ऑफ मोशन को हमने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया था। सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही हम क्या बोलते थे? लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हमारे पास अवेलेबल है न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसमें हमने देखा कि सिंपल एक फॉर्मूला था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमने ये देखा कि फोर्स किस पर्टिकुलर वैल्यू पे एप्लीकेबल है। फिर हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ पे हमने क्लियर लिखा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। उसी का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन कहने का मतलब है कि जिस वे से आपने बॉल को थ्रो किया वॉल की तरफ, उसी वे से वो रिबाउंड होके आपकी तरफ आएगा। और डिपेंड ये करता है कि कितने इनर्शिया को उसने गेन किया है। उसका इनर्शिया भी 2 फैक्टर पे होगा। पहला, उसको कितनी तेजी से उसको फेंका जा रहा है, और दूसरा हो जाएगा कि उसका कितना मास है। जितना ज्यादा उस बॉल का उस ऑब्जेक्ट का मास होगा वो उतना ही इनर्शिया को गेन करेगा। जितने फोर्स से उसको फेंका जाएगा अगेन उस इनर्शिया को क्या करेगा? एडअप करेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग से इस चैप्टर पे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पे हमने फोर्स को भी डिफाइन किया कि फोर्स एक नॉर्मल फॉर्म पे, एक कैजुअल डेफिनेशन पे हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम फोर्स को? पुश या पुल। जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं पुश या पुल पे फोर्स को, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन पे बात ये आती है कि क्या ये जो पुश और पुल लग रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा और बाय द ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। जब ये ऑन द ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है और बाय द ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो सीधा आप उसके किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं उसके डायरेक्शन की। आप उसके किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? आप उसको बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। मतलब आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर मान लीजिए फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये हो जाएगा ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑन द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो रहा है कि एक एडिशनल फोर्स है, एक अदर फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ही सटीक ऊपर उसके अप्लाई हो रहा है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे या किसी एक सर्टेन पोर्शन पे। अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये बाय द ऑब्जेक्ट है, जब आप ये वर्ड यूज करते हैं बाय द ऑब्जेक्ट, तो बाय द ऑब्जेक्ट कहने का सीधा सीधा मतलब ये तात्पर्य ये हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट से फोर्स लग रहा है। ऑब्जेक्ट से फोर्स लग रहा है कहने का क्या मतलब होता है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्ट से फोर्स लग रहा है कहने का मतलब ये होगा कि उसका जो भी मास अवेलेबल होगा, हम किसके मास की बात कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट के मास की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो भी मास अवेलेबल होगा वो डायरेक्टली डिफाइन करेगा उस इनर्शिया के वैल्यू को जो फोर्स के फॉर्म पे वहां पर अप्लाई किया जा रहा है। अब इसके आप न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि हम इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई कोई टॉपिक कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पे कि मास का वैल्यू ये है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, फोर्स फाइंड कीजिए। हालांकि काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी यही इजी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपके मास मान लीजिए अवेलेबल है, मास की वैल्यू मान लीजिए आपके पास दी हुई है 50 ग्राम। आपके पास मास की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 ग्राम। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप मान लीजिए मास की वैल्यू आपके पास 50 ग्राम अवेलेबल है और आपके पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे अवेलेबल है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे फोर्स को कैलकुलेट करते समय, जब आप लिखेंगे फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो यहाँ आप ये ध्यान देंगे कि ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। हमें हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ग्राम को किलोग्राम पे या हम मिलीग्राम को किलोग्राम पे कन्वर्ट करेंगे जब तक हमारे पास ये ऐसा कुछ वैल्यू स्पेसिफाई हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप मास के वैल्यू को आप कन्वर्ट कीजिए या तो आप कन्वर्ट कीजिए एक्सेलरेशन, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है सेंटीमीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए आपके पास गिवन है।
अगर मान लीजिए आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है 12 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर और मास आपके पास गिवन है 50 ग्राम, तो आपको किसी भी चीज को कहीं भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप ये कैसे बोल सकते हैं कि कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो यूनिट होते हैं, एक होता है सीजीएस यूनिट और एक होता है हमारे पास नॉर्मल, जो ऐसा यूनिट के फॉर्म पे हम लिखते हैं। जो सीजीएस यूनिट होता है वो डिफाइन करता है किसको, वो डिफाइन करता है किलोग्राम, हमारे पास फिर आ जाएगा सी से आ जाएगा सेंटीमीटर, जी से आ जाएगा ग्राम और एस से आ जाएगा सेकेंड। सीजीएस यूनिट कहने का मतलब ये होता है कि आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पे ही चीजों को डील करेंगे। जब आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में ही चीजों को डील करते हैं, जब आप किस में डील करते हैं, सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में। जब आप किसी भी चीज को सॉल्व करते समय सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में डील करते हैं, तो इसी का है कि उसके पास सेकंड फॉर्म आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर, किलोग्राम और आवर। ये कभी कभी सेकंड के फॉर्म पे भी आता है या मिनट के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है, कि मीटर, किलोग्राम, मिनट है या मीटर, किलोग्राम, सेकंड है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की वैल्यूज को हमें किस फॉर्म पे सॉल्व करना है। क्या हमें सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि हम वैल्यू को सिर्फ सेंटीमीटर पे ही रखेंगे या वैल्यू को हम सिर्फ मीटर पे ही रखेंगे। तो ये चीज को हम सॉल्व करते हुए बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमें किसके वैल्यू को किस पे प्लेस करना है, वरना ऐसा यूनिट लिखते समय हमें काफी तकलीफ हो सकती है या ऐसा यूनिट लिखते समय हम गलत भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट लिखते समय ये गलत कैसे होगा या ऐसा यूनिट लिखते समय यहाँ पर क्या गलतियां आ सकती हैं। सबसे पहले मान के चलिए मैं आपको बताता हूं कि फोर्स, एक बार बोर्ड को रब कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमारे पास एक सर्टेन एरिया हो, हम लिख सके और इसको चीज को हम क्लियरली समझ सकें। तो चलिए मान के चलते हैं हम कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि सेंटीमीटर, ग्राम और मीटर पे क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है और उसको हम कैसे डिफरेंस को क्रिएट करके समझ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है फोर्स, फोर्स को आपने नॉर्मल फॉर्म पे लिखा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स को आपने नॉर्मल फॉर्म पे लिखा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। चीजों को ध्यान से देखिएगा, कहीं मिक्स मत कर दीजिएगा वरना एग्जामिनेशन में गलत हो सकता है। अब आप जैसे लिखा है यहाँ पर कि फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर देखिए फोर्स को हम रिपेंगे कैपिटल एफ वेक्टर से, मास ये हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा वेक्टर पे। हम सबको पता है कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है, हम किसके ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो देखिए ध्यान से, हम मास को लिखते हैं किलोग्राम पे, हम मास को किस पे लिखेंगे, किलोग्राम पे। और एक्सेलरेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, जिस एक्सेलरेशन की बात करें वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मास पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी चीज को मान लीजिए, इसी किलोग्राम मास मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं अगर गलती से अगर ऐसे लिख दूं, सेंटीमीटर मीटर, सॉरी ये आपका ग्राम पे आ जाएगा, किलोग्राम है तो आपका ग्राम पे आ जाएगा, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये सही होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। कैसे ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास अवेलेबल था किलोग्राम। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लियरली समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास अवेलेबल था, किलोग्राम। किसके यूनिट की बात कर रहे हैं, मास के यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल था किलोग्राम, जिस मास की हम बात कर रहे हैं, उसी ही मास को हमने किलोग्राम से किससे सब्स्टिट्यूट किया है, ग्राम से सब्स्टिट्यूट किया है। जब आप उसी ही मास को किलोग्राम से मतलब आपने ग्राम पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो मीटर को भी तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे। मीटर को किस पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सेंटीमीटर पे। तो आपको मीटर को भी सब्स्टिट्यूट मतलब चेंज करना, बदलना। तो हम किस में सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर पे। तो ये गलतियां हो सकती हैं।
आप हमें आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए कि मैं न्यूटन को, जो फोर्स का जो ऐसा यूनिट न्यूटन है, उस न्यूटन को मैं बोल सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस न्यूटन की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन उस न्यूटन को मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता कि वो ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसको मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता हूं, ये गलत हो जाएगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इवन तो जैसे मान लीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसको मैं ये भी नहीं लिख सकता कि वो मान लीजिए वो किलोग्राम, वो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या पर आवर स्क्वायर है। अगर पर सेकेंड स्क्वायर है तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वैसे है ही नहीं, वो फॉर्मूला वैसे डिफाइन करता ही नहीं है चीजों को। तो जैसे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप मास की भी वैल्यू को वैसे ही प्लेस करेंगे। एग्जामिनेशन में जब भी आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क 2 मार्क के लिए, तो थोड़ा सा वो आपको स्लाइटली, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो आपको कंफ्यूज करेगा ही। वो आपको कंफ्यूज इस मैटर पे करेगा कि क्या वो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर पे है, क्या वो आपके पास किलोग्राम मीटर या सेकेंड स्क्वायर पे है। तो ये बात को आप काफी ध्यान दीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे एप्लीकेबल होगा। अब एक और टॉपिक को हम आज के क्लास में इंक्लूड करेंगे, वो हो जाएगा कि फोर्स कैसे ही इक्विवेलेंट होगा वेट के। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, आपने बिल्कुल सही समझा कि फोर्स ऐसे कैसे इक्विवेलेंट होगा वेट के। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स ऐसे कैसे इक्विवेलेंट होगा, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला पे हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। हम वेट के लिए लिख सकते हैं वेट इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। ये जो ए है, ये नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल हम बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन। लेकिन जो जी हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो क्या है हमारा, वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए ये भी हमारा एक्सेलरेशन ही है और ये भी हमारा एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं ये डाउनवर्ड नहीं है। लेकिन जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जब आपने लिखा वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, तो यह फोर्स वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जो आपने लिखा F इक्वल्स टू एम ए, इसी को हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एम जी। ये कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक अवेलेबल है, वो ब्लॉक में मान लीजिए डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, या ब्लॉक मान लीजिए एक सर्टेन हाइट से उसको छोड़ दिया गया है। जब वो सर्टेन हाइट से रिलीज किया जाएगा, जब वो डाउनवर्ड फॉल करेगा, तो यहां पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एम जी। यहां पर आप सीधे सीधे क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, एम जी। मतलब जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल पे रखा गया और फ्री फॉल के कारण वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। वो फ्री फॉल के फॉल कैसे डाउनवर्ड होगा, वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, तो वहां पर आप लिखेंगे एम जी। यहां पर आपका एम ए काम नहीं करेगा, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन आप तभी लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका एक्सेलरेशन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे हो या बैकवर्ड। इवन तो बैकवर्ड भी जब होता है, मतलब जब आपको रिवर्स डायरेक्शन होता है, तो रिवर्स डायरेक्शन हम उसको एक्सेलरेशन नहीं, हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, आपने एकदम सही समझा, हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो तीन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक आपके पास है एक्सेलरेशन, एक आपके पास है रिटार्डेशन, और एक आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये तीनों चीजों को समझिए कि तीनों चीजों कहां कहां डिफरेंट प्लेस में एप्लीकेबल होगा। जब आपके पास एक सर्टेन हाइट है, हाइट है कहने का मतलब मान लीजिए आपने एक सर्टेन हाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा है। जैसे आपने एक सर्टेन हाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा है, वहां से ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया। दो केस पे, एक केस हो सकता है कि आपने फोर्सफुली प्रेशर लगा के मान लीजिए वहां से आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, और दूसरा केस आपका आ सकता है कि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को बिना कोई प्रेशर लगाए सिंपली वहां से छोड़ दिया, बिना कोई भी प्रेशर लगाए, बिना कोई भी फोर्स लगाए। तो जब वो डाउनवर्ड फॉल होगा तो आप एम ए नहीं लिखेंगे, वहां पर आप लिखेंगे एम जी। वहां पर आप क्या स्पेसिफाई करेंगे, वहां पर स्पेसिफाई करेंगे एम जी। आया समझ पे। दूसरा हो जाएगा, मान लीजिए एक ब्लॉक आपके पास अवेलेबल है, एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, या एक ब्लॉक रोल हो रहा है, या एक ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है।
जब एक ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मुंह रख, कहने का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है अगर उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड वो मूव कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ma। थर्ड आपके पास आ जाएगा, मान लीजिए फोर्स आपने फॉरवर्ड अप्लाई किया है। ऐसा हो सकता है कि फोर्स आपने फॉरवर्ड अप्लाई किया है लेकिन आपका मोशन क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स फॉरवर्ड अप्लाई किया है लेकिन मोशन बैकवर्ड हो रहा है तो यहां पर ma तो जरूर लिखेंगे लेकिन वो आएगा नेगेटिव पे। जहां पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव पे, जैसे आपने लिखा ma, तो यहां मास तो आप जब पूरे इक्वेशन में तो आप नेगेटिव ma ही लिखेंगे ना। जब आप पूरे इक्वेशन में नेगेटिव ma लिखेंगे तो मास तो नेगेटिव नहीं है, मास तो मेरा उतना ही है, लेकिन a का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा हो गया है नेगेटिव। जब मेरा a का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जा रहा है तो उस केस में मैं उसको बोल रहा हूं रिटार्डेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी कार, उसमें मोटर लगा हुआ है, आपने देखा होगा उसको जब उसको पीछे ड्रैग करते हैं, पीछे तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जब उसको रिलीज करते हो तो फॉरवर्ड मूव होता है। जब वो रिलीज करने से फॉरवर्ड मूव हो रहा है तो कहने का मतलब क्या, फोर्स को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया। जैसे उस कार को, जैसे उसने अपना पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया, मैंने जैसे ही उसको रिलीज किया वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो गया। आया आपको समझ पे? तो अभी इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा फोर्स जो अप्लाई हुआ वो बैकवर्ड हुआ है, उसमें एनर्जी गेन हुआ है, मोमेंटम स्टोर हुआ है, वो पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट किया है और उसका पॉजिटिव वर्क डन से नेगेटिव वर्क डन में कन्वर्ट होने के कारण वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मेरा एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। क्लियर? तो हमने ये देखा कि हमारी वैल्यू कब हमारे पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, कहां गया हमारे पास, कब लिख देते हैं, हमारे पास कब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा और कब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ये चीजों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए कंपलसरी है। इसको अगर हम डिफरेंस जानते हैं तो हमें आगे फर्दर सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल अप्रोच को। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर उसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है, मतलब कहने का मतलब या तो हमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया है या तो हम कहीं गए कहीं क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हम उसको गलत सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि अभी मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, न्यूमेरिकल्स को पढ़ाऊंगा और उसको मैं क्लियरली आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए थोड़ा भी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिया है, थोड़ा सा भी मान लीजिए ट्विस्ट आपको दिया है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड को आप अपने आप को ओवर रूल्ड करते हुए। क्लियर? तो हमने आज की क्लास में ये चीज को क्लियरली देखा और समझने की कोशिश की कि जो न्यूटन्स के तीनों लॉ थे, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ हमारे पास अवेलेबल था, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ हमारे पास अवेलेबल था और न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था, ये तीनों लॉ को यूज करके हमने क्लियरली देखा कि मास का कितना इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले होता है। जब एक मास का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है तो न्यूटन्स में हमने देखा कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं कि लॉ ऑफ इनर्शिया ये एक्सप्लेन करता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसमें एक एडिशनल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन में तब तक होगा जब तक उसमें कोई भी एडिशनल फोर्स को आप क्या नहीं कर देते हैं, अप्लाई नहीं कर देते हैं। जब तक कोई भी एडिशनल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होता है तब तक वो किस पोजीशन में रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। ये पहला। सेकेंड आपको बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ, जो होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करें दोबारा। जब आप लिखते हैं सेकेंड लॉ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पर फोर्स मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में क्या समझाने की कोशिश करता है कि फोर्स की वैल्यू तब मैक्सिमम हो सकती है जब मास या एक्सेलरेशन दोनों में से किसी एक को बढ़ाया जाए। ये दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलली को पैरेलल होते हुए इंक्रीज हुए ताकि फोर्स की वैल्यू और उसकी वैल्यू को, मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू को, दोनों को इक्वली सब्स्टिट्यूट किया जाए।
अब आगे हमारे पास आता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो काफी पॉपुलर है, जिसको हम बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आपने ये लिखा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका कहने का क्या मतलब होता है? जिस वे पे आप एक्शन को अप्लाई करते हैं, जिस वे पे आप एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उसी ही वे पे, उसके इक्वली अपोजिट वे पे हमको क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। सिंपल सी बात है, आप एक कोई से भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, आपने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए किसी एक सरफेस पे थ्रो किया, तो हमने देखा था कि वो रिबाउंड होकर हमारे पास वापस आता है। अगर वो एक प्लास्टिक बॉल है, इसमें इलास्टिक बिहेवियर अवेलेबल है, डेफिनेटली वो बॉल से स्ट्राइक करेगा, रिबाउंड होगा और उतनी ही स्पीड से वापस आएगा जितने स्पीड से आपने उसको वहां पर थ्रो किया है। लेकिन हम यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक और एग्जांपल लिया, एक इंसान एक बाइक को चला रहा है, उस बाइक की स्पीड है 120 या 130 किलोमीटर पर आवर, अपने बाइक की वो टॉप स्पीड पे है। मान लीजिए वहां पर एक और इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ उस रोड पे खड़ा है, गलत डायरेक्शन पे खड़ा है। ये इंसान जो जा रहा है 130 किलोमीटर वाला, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, भले वो 130 की स्पीड पर जा रहा है लेकिन डायरेक्शन सही है उसका। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 130 किलोमीटर पर आवर जो बाइक चला रहा है वो सीधा आके इस इंसान को स्ट्राइक करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो मोमेंटम है, किसका मोमेंटम, जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने वाले बाइक का जो मोमेंटम है वो किसमें गेन होगा? उस इंसान में गेन होगा जो वहां पर खड़ा था। गलती तो उसकी है, 130 किलोमीटर वाले की हम तो गलती बोल ही नहीं रहे, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में खड़ा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी आता है जिसमें डायरेक्शन की वाइटल रोल प्ले होता है। अब बात ये आती है कि जैसे ही आपने उसके मोमेंटम को गेन किया, या जैसे सबसे पहले देखिए इसकी जो, जब ये बाइक जा रही थी 130 किलोमीटर की स्पीड पे, तब ये पूरे काइनेटिक एनर्जी में था उस डायरेक्शन पे, जो सही डायरेक्शन है। और जो एक इंसान जो वहां पर खड़ा था जिससे ये टकराया, डेफिनेटली अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को उस पर क्या करने की कोशिश करेगा? प्रेशरफुली इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। उस इंसान को उतने ही जोर से लगेगा या उतने ही दूर वो फेंकाएगा जितने स्पीड से वो आ रहा है। मान लीजिए वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो उसको उतने कम फोर्स से लगेगा। मान लीजिए वो 200 की स्पीड से पूरा मैक्सिमम स्पीड से आ रहा है, एकदम सादा अंधाधुंध टाइप से वो निकल जा रहा है, तो उसको उतने ही स्पीड से उसको जोर से लगेगा। तो डिपेंड क्या कर रहा है कि कितने स्पीड से अब वहां पर अब वो जा रहा है। आई बात आपको समझ पे? तो ये थे हमारे न्यूटन्स के 3 डिफरेंट लॉस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ डील करता है लॉ ऑफ इनर्शिया पे, सेकंड लॉ डील करता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पर, थर्ड लॉ हमारा होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे, न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे क्लास में जुड़े रहिएगा। टेस्ट क्विज में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।